हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके थे इसमें और बाकी की बातें हम लोगों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था, चलिए देखते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कोशिका झिल्ली जो है किससे किससे मिलकर बनी होती है। तो उसके बाद में तो एनसीईआरटी माता भी कहती है बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यानी कि रिसर्च से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, देखो अभी तक की कहानी क्या थी, याद रखो कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किससे मिलके बनी होती है? तो ये किससे मिलके बनी थी? प्रोटीन प्लस लिपिड से। क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ, रासायनिक जैव रासायनिक अनुसंधानों से यानी कि रिसर्च से पता चला कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी, तो प्लस इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने बताया था कि इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक के? तो इतनी चीजों से जो है कोशिका झिल्ली मिलके बनी है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होता है, ये याद रखना। मनुष्य की आरबीसी की बात करें यानी कि रुधिराणु की इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं कि झिल्ली में लगभग, ये याद रखना है कि जो आरबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, आरबीसी किसकी? आरबीसी की, मनुष्य की। तो इसमें लगभग 52%, ठीक है, याद रखना 52% क्या देखने को मिलेगा आपको? इसमें देखने को मिलेगा आपको प्रोटीन। क्लियर है। इसके बाद में 40% आपको देखने को मिलेगा लिपिड। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, परिधि का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बात करें, देखो परिधि का मतलब ये होता है, ये कोशिका झिल्ली आपको पता है 2 लेयर होती है, तो परिधि का मतलब यहां ऊपर साइड में। ठीक है, यहां पे परिधि यानी कि ऊपर साइड, जहां पे आखिरी वाले स्थान, तो यहां पे जो है परिधि प्रोटीन भागों में विभक्त हो सकते हैं। परिधि प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं। देखो ये झिल्ली की सतह है तो इसके ऊपर है, यहां पर झिल्ली की सतह पर होते हैं। जबकि अंगभूत प्रोटीन, अंगभूत का मतलब क्या होता है? इंटरनल प्रोटीन। तो इंटरनल प्रोटीन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। क्लियर है, अंदर साइड। तो आंशिक या पूर्ण रूप से जो झिल्ली में धंसे होते हैं उसे अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। यानी कि आंशिक यानी कि या तो ये ऐसे रहेंगे या तो फिर ये ऐसे भी रह सकते हैं, आधे ऊपर आधे नीचे। क्लियर है। कोशिका, चलो इतनी बातें क्लियर है। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इतनी चीजें क्लियर है। चलो तो इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना यानी कि मॉडल 1972 में सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। प्रतिपादित, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो आप। ठीक है, तो प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल कृमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। क्लियर है। तो ये जो है तरल कृमिर नमूना, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जो है हिंदी की टर्मिनोलॉजी पे फोकस ना करो, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी पे फोकस करो। तो अब आप कहीं ना कहीं जाओगे, इंग्लिश एनसीईआरटी खोलोगे या गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, जो भी करोगे यानी रिसर्च करोगे। रिसर्च करने की आदत आपके पास में होनी चाहिए। क्लियर है। तो इसका इंग्लिश नाम क्या है ये मॉडल का, ये मुझे बताना है। क्लियर है। तो वैसे आप ऐसे देखो, मैं आपको 2 शब्द बता देता हूं। नमूने का मतलब मॉडल, तरल, ये तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड या फ्लूइड क्या होता है?
ये जो है कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और किरमिर का मतलब, तो ऐसा आप जब टर्मिनोलॉजी को तोड़ोगे तो इसका मतलब आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनका मॉडल देखते हैं। तो इनके अनुसार लिपिड के अर्धतरली प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विस्वतः के भीतर प्रोटीन पार्श्वी गति करता है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब जानने के लिए चलो यही देख लेते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, लिपिड के अर्धतरली, अर्धतरली का मतलब क्या होता है, ये सेमी लिक्विड होगा, सेमी सॉलिड होगा, क्लियर है, सॉरी सेमी लिक्विड, ठीक है, यानी आधा तरल, पूरी तरीके से नहीं होगा। तो प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड, यानी ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, लिपिड की लेयर है यानी फॉस्फोलिपिड की, इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके थे, ये दोनों लेयर, ठीक है। तो ये जो है द्विसतह के भीतर पार्श्वी गति करता है। पार्श्वी का मतलब क्या होता है, लेटरल, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये प्रोटीन गति करेगा। गति कैसे करेगा, देखो गति ऐसी करेगा, पार्श्वी गति का मतलब क्या है, यहां पे देखो ये प्रोटीन यहां से यहां जा सकता है, और अगर ये वाला प्रोटीन भी यहां से यहां आ सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला प्रोटीन यहां से निकल के इधर चले जाए और ये वाला प्रोटीन यहां से निकल के इधर आ जाए, क्लियर है। तो याद रखना पार्श्वी गति करते हैं, ये फॉस्फोलिपिड में ये गति कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड द्विसतह यानी द्विसतह के भीतर यानी कि अंदर, ये जो है बाइलेयर है इसके अंदर ही गति करेंगे, बस ये क्लियर है। कौन सी गति करेंगे, पार्श्वी गति कर सकते हैं। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करेंगी कि कितना ये लिक्विड होगा, क्लियर है। प्रोटीन कितना लिक्विड होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी गति कर सकता है, क्लियर है। चलिए डायग्राम देखते हैं तो और भी अच्छे समझ में आएगा। जो एनसीईआरटी माता ने हमको डायग्राम दिया है ये है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहले तो दो लेयर, ये देखो, सो 1 मिनट। तो यहां पे आपको दो लेयर देखने को मिलेंगी। ये देखो, ये इसका हेड, ये इसकी पूंछ, ठीक है। ये इसका हेड, ये इसकी पूंछ, ये इसका हेड, ये इसकी पूंछ, क्लियर है। ये इस टाइप से रहेगा। ये दो लेयर है लिपिड की। अब देखो लिपिड के अंदर जो है ना ये प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है। यहां पे लिपिड के अंदर आपको जो है ये प्रोटीन दिखाई देगा। कौन सा प्रोटीन होगा, ये होगा इंटरनल प्रोटीन यानी कि आंतरिक प्रोटीन जो लिपिड के अंदर है, क्लियर है। अब एक और प्रोटीन आपको दिखाई देगा, वो कौन सा दिखाई देगा, परिधीय प्रोटीन। इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल, इसको पोलियो हो गया, एक्सटर्नल प्रोटीन, क्लियर है। तो ये याद रखना, ये कौन सा हो गया, यहां पे इंटेग्रल लिखा है या फिर तो, या इसको हम कह सकते हैं इंटरनल प्रोटीन, क्लियर है। दो प्रोटीन हो गई। याद रखना यहां पे कुछ शुगर भी होंगे यानी कि शर्करा भी होंगी जो प्रोटीन को, ये सॉरी कोशिका झिल्ली को बनाने का काम करेंगे। बीच बीच में आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद लगभग हम सारी चीजें देख चुके हैं। देखो ये दो चीजें हैं, फॉस्फोलिपिड की द्विसतह है यानी लिपिड की कितनी सतह है, दो, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग देख चुका। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की तरली प्रकृति, कैसी, तरली का मतलब क्या, लिक्विड वाली। कोशिका झिल्ली की तरली प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि में मदद करेंगे, अंतर कोशिकी संयोजन यानी दो कोशिका का संयोजन यानी आपस में मिलना, संयोजन का निर्माण, स्त्रावण, ये स्त्रावण लिखा है, स्त्रावण बोलते हैं हिंदी में, यानी कि सेक्रेट करना, कुछ चीजें रिलीज करना। अंत कोशिका, अंत कोशिका का इंग्लिश मीनिंग आप मुझे बताओगे, मुझे भी ये नहीं पता। अब मैं जब आपको लेक्चर लूंगा तब मैं इसको बता दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में ये महत्वपूर्ण होते हैं। क्या, झिल्ली की तरलता, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण काम क्या है कि झिल्ली के द्वारा जो है, देखो ये एक सेल है और एक ये सेल है।
अब जो है किसी को यहाँ से यहाँ मटेरियल भेजना है, यहाँ से यहाँ भेजना है, एक सेल से दूसरी सेल में, किसके द्वारा जाएंगे? कोशिका झिल्ली के द्वारा। क्लियर है? तो ये याद रखना, इसका ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये अणुओं का परिवहन करने में मदद करते हैं। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के चयनित पारगम में, वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका झिल्ली से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली कैसी है? चयनित पारगम में। देखो चयनित का मतलब क्या होता है? ये खुद चयन करती है कि कोशिका झिल्ली के अंदर क्या लेना है और क्या नहीं लेना, कोशिका के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। पारगम्य का मतलब क्या होता है? परमेबल। आपने चाय छन्नी देखी है ना, जब आप छानते हो तो चाय तो छन जाती है लेकिन चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है। तो पारगम्य यानी कि परमेबल, चीजें को जो है फिल्टर करने का काम। तो ये जो है चयनित पारगम्य होती है, ये आपको नहीं भूलना है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें ऊर्जा नहीं लगती है। क्लियर है? तो यह आपको याद रखना है, इसमें ऊर्जा नहीं लगेगी। उदासीन विलय सांद्रण प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, पेशिव में क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है, यहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मटेरियल जाता है। इसका मतलब क्या? हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि यहां उच्च सांद्रता यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन, निम्न सांद्रता यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आप ये समझो, यहां पे पानी बहुत ज्यादा है, ये रूम समझो, एक रूम ये है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा है, यहाँ पे पानी कुछ भी नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? ये रूम से यहीं जाएगा ना। तो उसी प्रकार हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है, यानी कि परिवहन करता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? सांद्रण प्रवणता का मतलब क्या होता है? वही कि एक तरफ ज्यादा मटेरियल होगा, एक तरफ कम होगा। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। क्लियर है? सेम वही बात। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। देखो क्या, विसरण यानी कि डिफ्यूजन इसको कहते हैं। इसके द्वारा अगर जल का प्रवाह होगा, जल का परिवहन होगा, तो उसको क्या कहेंगे? परिसरण कहेंगे। क्लियर है? ये बेसिक सा यहाँ पे बताया है, विसरण, परासरण और यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह। और जब हम लोग 11th का एक और टॉपिक है पौधों में परिवहन, वहां पे ये इसको डिटेल में देखेंगे। चूंकि एनसीईआरटी माता कह रही, चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब ऐसा क्यों? क्या बोला जा रहा है? ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखो याद रखो, मैंने बताया था आपको दो सतह होती है इस टाइप से, तो ये लिपिड है, ये भी लिपिड है, यहाँ पे प्रोटीन है। ठीक है, तो अब ये चीजें समझ में आ गई। तो ये क्या है? ये है हेड यानी कि सिर। ये क्या है? पूंछ यानी कि टेल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हेड वाला पार्ट होता है ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी क्या होगा? ये पानी को जाने देगा लेकिन लिपिड को ये नहीं जाने देगा। और पूंछ का क्या है? ये है लिपोफिलिक। लिपोफिलिक का मतलब क्या? ये लिपिड को जाने देंगी। इसलिए यहां पे यह बात की जा रही है कि ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय कौन सा है? हेड वाला पार्ट। जो अध्रुवीय लिपिड, ये वाला पूंछ वाला, द्विसतह से होकर नहीं जा सकते। क्लियर है? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये क्या है? लिपोफिलिक है। ये लिपिड को जाने देगा लेकिन वाटर को ये नहीं जाने देगा। क्लियर है? तो ये याद रखना, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वाहक प्रोटीन यानी एक ऐसा प्रोटीन, देखो नहीं जा सकते,
ये कुछ सवारी ऑटो है मान लो, अब इसमें कोई व्यक्ति बैठ जाए तो ऑटो जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए समझ जाओ, वाहक का मतलब क्या, किसी की मदद से, किसी पे बैठ के, किसी की सहायता से चले जाना। तो याद रखना इसके लिए वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर है। और कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पे मैं जो है ना लिमिटेड चीजें पढ़ा सकता हूं जो एनसीईआरटी में जितनी बातें बताई गई है। क्लियर है। बहुत डिटेल में हम लोग लेक्चर में समझते हैं ध्रुवीय अणु, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक क्या होता है कैसे, क्योंकि लेक्चर में कहता ना इतनी सारी थ्योरी नहीं होती है हमारे पास। तो अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है। चलिए, कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रण प्रवणता के विपरीत जैसे कि निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। क्लियर है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है जिसमें एटीपी का भी उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। सक्रिय यानी कि यहां पे एक्टिव। क्लियर है। तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि ऊर्जा लगती है। देखो फिर से पढ़ता हूं, कुछ आयन या अणु झिल्ली से होकर परिवहन तो करते हैं लेकिन उनकी सांद्रण प्रवणता के विपरीत, यानी कि ये जैसे मैं बात करूं, आप मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हो तो चढ़ने में एनर्जी लगती है ना, उतरने में भली नहीं लगे लेकिन चढ़ने में लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप विपरीत चढ़ रहे हो। तो यहाँ पे विपरीत जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है विपरीत जैसे कि निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है, तो इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, इसलिए इसमें एटीपी खर्च होता है। ऊर्जा किस रूप में खर्च होती है हमारी बॉडी में? एटीपी के रूप में। तो एटीपी का उपयोग होता है जिसे क्या कहते हैं? सक्रिय परिवहन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। पंप के रूप में यानी कि जैसे हेडपंप देखा ना आपने, तो आप पंप, एनर्जी लगती है ना पंप दबाने में, तो उसी प्रकार इसमें भी एक पंप होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे सोडियम आयन, ये आपन लिखा तो आपन नहीं हो, आयन है। ठीक है। सोडियम आयन या फिर होता है पोटेशियम आयन पंप होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि यहां पे एनर्जी लगेगी। क्लियर है। यहां पे याद रखो, यहां पे एनर्जी नहीं लगेगी, यहां पे वाहक प्रोटीन की मदद से काम हो जाएगा। कोई जा रहा है तो उसके साथ बैठ के चले जाएगा, लेकिन यहां पे एनर्जी लगेगी। पंप को दबाना पड़ेगा। कब? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भेजने के लिए। तो यहाँ पे कुछ आयंस की जरूरत होगी, कुछ आयन पंप की जरूरत होगी। तो सोडियम और पोटेशियम आयन पंप होते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली है भाई हम लोगों ने इसमें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।